हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। यानी कि फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शंस देखिए, करंट लाइबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक्रूड लाइबिलिटीज हमें दे रखा है। जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लाइबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है, वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। यानी कि फ्रेंड्स, हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं, प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए, इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर। लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए एसेट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है, क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट, या फिर लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, salaries and wages employees are recorded in which account are called। और salaries and wages employees जो होते हैं, वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए। वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जिस जो खाते कहलाते हैं। एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटीज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की, तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्टेंसी अ स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो दैट अकाउंट्स इज। यानी कि फ्रेंड्स, बैंक्रप्सी की सिचुएशन में एक स्टॉक जो होता है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक से, और बिलो डैट अब वो क्या कहलाएगा हमारा। देखिए हिंदी में देख लीजिए, दिवालियापन की स्थिति में जो एक स्टॉक जो सामान्य स्टॉक से ऊपर और ऋण खाते में दिखाया जाता है, नीचे दर्ज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट लायबिलिटीज, कॉमन लायबिलिटीज, या फिर हाइब्रिड स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उसको बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। यानी कि फ्रेंड्स, एक ऐसा स्टॉक है जो कि कॉमन स्टॉक से तो हम नीचे रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेट स्टॉक होता है, हम उससे क्या करते हैं, कॉमन स्टॉक से हम ऊपर रखते हैं और डेट स्टॉक से नीचे रखते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि ना हमें नुकसान हो और ना ही वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहे। इस तरह से हम देख के चलते हैं, तो वो स्टॉक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक कहलाता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक से ज़्यादा रखते हैं हम, जैसे कि हमने फिक्स कर लिया अमाउंट कि डेली हमें इतना स्टॉक चाहिए। ठीक है, वो कॉमन है, जैसे कि 50 यूनिट्स चाहिए, कॉमन स्टॉक है हमारा 50 यूनिट्स, तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि हमने 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो टोटल 50 हमें चाहिए था, 5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 55 हो गया। लेकिन बिलो डैट, डैट से बिलो रखेंगे, जैसे कि बिलो डैट हमारी जो पोजीशन निकल कर आई वो 60 थी, तो हमने कितना लिया, 55 लिया, ना हमने 50 लिया। 50 था हमारा कॉमन स्टॉक की एवरेज था, जो हमें कॉमन स्टॉक की जो लाइन दे रहा था, वहीं हमारा 60 जो है वो डेट स्टॉक की लाइन दे रहा था। तो हमने इन दोनों के बीच की सिचुएशन प्रेफर की, जो कि थी हमारी 55। अब वो 55 की जो वैल्यू है वो हमारी बताती है प्रेफर्ड स्टॉक को, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is recorded as। यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज, या फिर करंट लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को
परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आपको उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज, यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है। कैसे? कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज, यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए, और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेस किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था अब वो सस्ता है, तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा, इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे, जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज्ड एज, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में, और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है, और उसको हम उनके जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है, earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder एज अ डिविडेंड इज नोन एज, यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं? तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती, वो क्या कहलाती हैं? कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन अर्निंग्स। फिर रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए। जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण को क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट, 5 ईयर्स रिपोर्ट, एक्सचेंज रिपोर्ट या फिर स्टॉक रिपोर्ट।
तो फ्रेंड जब इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं या फिर हम बुक कहें तो फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स की कि उन्हें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पूरी फोरकास्टिंग एनुअल रिपोर्ट पे बेसिस होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को अपनी ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इनिशिएट नहीं लेंगे उसमें, अगर हम कहें तो उसमें इन्वेस्ट करने का। इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमेशा कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करे, तभी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट रेशो कितना है, अर्निंग रेशो कितना है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसका पूरी फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज, अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में, वो हमारा क्या शो करता है। ऑप्शंस हैं एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है, तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को, जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 2 वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है। तो देखिए ऑप्शन है गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया। उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया। फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स, यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवर्ड बुक की, तो देखिए ये यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है उसको वापस किया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न आउटवर्ड बुक ये हमें शो करता है। इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन, अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की होती है। 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं। फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी, तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में, तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी। वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो प्रिटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं। फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है, जब वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है, तो वो हमारा प्रिटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारी पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई, तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिटी कैश बुक, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट सेंड अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज, अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है। क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं, तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
बिल पेबल बुक में जो भी हम बिल पे करते हैं उसके बारे में मेंशन होता है, तो ये नहीं होगा। डेबिट नोट हमारा जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी सेल्स रिटर्न चीज़ होती है तब हम लिखते हैं। और परचेस रिटर्न बुक हमारी परचेस रिटर्न से रिलेटेड होता है, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट में सिर्फ क्रेडिट नोट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। कस्टमर, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इधर बी और सी। तो फ्रेंड्स जो बैंक रिकन्सिलेशन या फिर जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो BRS, ये प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है। कस्टमर ये देखता है कि बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स उसके द्वारा किए जा रहे हैं बैंक से, बैंक उसकी सही टाइम पर पोस्टिंग कर रही है या नहीं, या उसके पास जो बुक है पासबुक उसमें सही एंट्री की जा रही है नहीं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए वो जो स्टेटमेंट बनाता है उसे बोलते हैं BRS, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक का पासबुक से मिलान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर रही हूँ, तो आई होप आपको क्लियर होगा, या फिर आप 2 बार देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, while preparing bank reconciliation statement, checks paid into bank but not yet cleared are। यानी कि जब आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो चेक जो आपका बैंक में पेड हो गया है लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हिंदी में भी देख लीजिए, बैंक सुलह बयान तैयार करते समय बैंक में भुगतान किए गए चेक भुगतान तो कर दिए हैं आपने, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पर सबमिट नहीं हुए एक तरह से बैंक के द्वारा। तो ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर कौन क्या क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पर। देखिए, एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। फिर है डिवाइडेड इन द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द पासबुक, और मल्टीप्लाइड टू द बैलेंसेस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर द पासबुक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम BRS बनाते हैं तो या तो वहाँ पर हम चीज़ें ऐड करते हैं या लेस करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। तो ये कट गया ऑप्शन, यहाँ में डिवाइड का ऑप्शन दे रखा है तो ये कट गया, क्योंकि ना ही हम कोई भी स्टेटमेंट कोई भी एंट्री होती है उसको डिवाइड करते हैं, ना ही मल्टीप्लाई, सिर्फ ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं कोई भी आइटम। तो अब हमें ऑप्शन ए या 2 में से देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये था कि जो चेक है वो बैंक में दे दिया गया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो उसको ऐड कर लिया होगा कि अब हमारे अकाउंट में इतने रुपए हो गए, लेकिन सच में तो अभी वो क्लियर हुआ नहीं है, तो अकाउंट में तो अभी उतने रुपए हुए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिडक्ट टू दी बैलेंस एज पर कैश बुक और अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। आई होप ये भी ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक अकाउंट को इफेक्ट करे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है, कमीशन भी नहीं होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हमारी वन अकाउंट में इफेक्ट करेंगी, जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा, ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट, यानी कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक आगे ले जाने की त्रुटियां क्या कहलाती हैं। पर्सनल अकाउंट से होती हैं, रियल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से, या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट से। तो देखिए यहाँ पर एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू, अब देखिए 1 ईयर से 2nd ईयर में हम क्या ले जाते हैं, बैलेंस शीट। तो आपको देखिए घुमाकर ये क्वेश्चन आपसे कर लिया गया है, एक तरह से आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक साल से दूसरे साल में फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है।
अब देखिए बीआरएस से ही रिलेटेड है एक और क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ ओमिशन। अब हमें बताना है एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड इसमें से कौन सी एरर है। ऑप्शन 1 है सेल ऑफ 800 रुपीज़ वॉज रिटेन इन दी परचेज जर्नल, यानी कि 800 रुपये की आपकी सेल हुई है लेकिन आपने परचेज जर्नल में लिख दी है। सेकंड ऑप्शन है वेजेस पेड टू दी सोहन, यानी कि सोहन को वेजेस पेड की और वो उसकी लेकिन अकाउंट में डेबिट कर दी है। फिर है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल, यानी कि सोशल जर्नल का जो टोटल है वो आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल हैज पोस्टेड टू दी सेल्स अकाउंट, अब जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, ओमिशन बताना है कि इसमें से कौन सा एरर ऑफ ओमिशन है। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन की बात कराएं यानी कि दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर तो ये एंट्री हुई नहीं है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट हो गया, ठीक है। सेल्स जर्नल में थी लेकिन पोस्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। जबकि ये यहाँ पे गलत हुआ है, यानी कि डबल एंट्री का काम है, ये भी डबल एंट्री है और ये भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। वो ये तो हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि जिसकी एंट्री थी वो हमने वहाँ पोस्ट करी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। विच ऑप्शंस आर नॉट अ फीचर ऑफ बेयर डिवेंचर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, फीचर्स है जो कि हमारा बेयर डिवेंचर का नहीं है। कौन सा विकल्प बेयर डिवेंचर की विशेषता नहीं है, ये हो गया आपका हिंदी में क्वेश्चन। ऑप्शन है द इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर रेस्पेक्टेड टू ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ब्याज धारक को पहचान के बावजूद भुगतान किया जाता है, ये इसका क्या विशेषता है। सेकंड है इट इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि यह केवल वितरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्ड्स ट्रांसफर डेट, यानी कि जो बेयर डिवेंचर के हस्तांतरण के लिए स्थानांतरण विलेख की आवश्यकता होती है। थर्ड ये है ऑप्शन। एंड फोर्थ है हमारा इट इज नेगोशिएबल टूल, यह एक पराक्रम में उपकरण है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, नॉट यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा थर्ड है द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्ड ट्रांसफर डीड, तो फ्रेंड्स इसके लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती है बेयर डिवेंचर के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि देखिए नाम से ही बेयर डिवेंचर है, यानी कि जिसके पास होगा उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा, वो उसका ओनर है, वो उसका पेमेंट ले लेगा, ठीक है। ट्रांसफर डीड की इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ, अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के रूप में है, किस अकाउंट के रूप में है, करंट अकाउंट के रूप में है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाते के रूप में है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट के रूप में है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिवेंचर एप्लीकेशन की बात करें तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो हमारा एक तरह से पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ, अब जो डिस्काउंट डिवेंचर कोई भी इश्यू किया जा रहा है डिस्काउंट की फॉर्म में, यानी कि हम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तो वो किस नेचर का होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आस्थगित राजस्व, कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि, रेवेन्यू लॉस यानी कि राजस्व हानि, नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब हम डिवेंचर इशू करते हैं किसी भी तरह के डिस्काउंट पर, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो एक तरह का हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे कैपिटल नेचर का होता है और उस पर लॉस हमारा कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में हमने हिंदी इंग्लिश दोनों का एक साथ डिस्कशन कर लिया, आपको समझने में भी आसानी हुई और आपकी कंफ्यूजन भी आई होप अब दूर हो जाएगी। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।